गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक से मैं विज्ञान का अध्यापक आपके लिए कक्षा 7 में विज्ञान विषय के अंतर्गत आज हम नया अध्याय प्रारंभ करेंगे। अध्याय 11वां, जिसका नाम है जंतुओं और पादप में परिवहन। आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन आवश्यकता होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सकता है। क्या आप जानते हैं यह सब कैसे संभव होता है? चित्र 11.1 को देखिए। क्या आपको हृदय और रक्त वाहिनियां दिखाई दे रही है? हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती है। इस अध्याय में हम पादप और जंतुओं के पदार्थों के परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये चित्र देखेंगे बच्चों, ये हृदय है, शिरा है, धमनियां है। ये चित्र आपके सामने पूरे एक मानव शरीर की रचना की गई है। चलिए इसमें आगे देखते हैं अपन परिसंचरण तंत्र। रक्त, जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है? रक्त का रुधिर बाहर बहने लगता है। लेकिन रक्त है क्या? रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव्य है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को क्षुद्रांत यानी छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है? रक्त एक तरल से बना हुआ है जिसे प्लेज्मा कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित होती है। प्लाज्मा। रक्त में कई प्रकार की कोशिकाएं, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे अंग्रेजी में रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी कहते हैं, होती है, जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती है जिन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC कहते हैं। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। बोझो खेलते समय गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई। कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा रक्त का बहना अपने आप रुक गया है।
और कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया है। यह देखकर वो जो कुछ परेशान हो गया। रक्त का थक्का बन जाना उससे एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिन्हें पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स कहते हैं। शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है जो रक्त को अपने शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। आप जानते हैं कि अंतः श्वसन के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों फुफ्फुसों को भर देती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। जंतु और पादपों में परिवहन। परिवहन के साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है, जहाँ से फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है, जैसा कि आपने अध्याय 10 में पढ़ा। इस प्रकार शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है, धमनी और शिरा। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। चूँकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भित्तियाँ दीवारें मोटी और प्रत्यास्थ होती है। आइए हम धमनियों से रक्त प्रवाह का अनुभव करने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। अपने दाहिनी यानी दक्षिण हाथ के मध्य की और तर्जनी उंगलियों की अपनी बाईं वाम कलाई के भीतर भाग पर रखिए। क्या आपको कोई स्पंद यानी दगदग गति महसूस होती है? यह स्पंद क्यों होता है? यह स्पंद नाड़ी स्पंद यानी नब्ज कहलाता है और ये धमनियों से प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। देखिए जैसे हम इसको नब्ज को यहाँ पकड़ेंगे, किसी भी अपने दाएं से बाएं पकड़ लीजिए या बाएं से दाएं कलाई अंगूठे की सहायता से पकड़ेंगे और आपको अपने अंगूठे पे या उंगली पे जहाँ से आपने पकड़ा है वहाँ आपको ऐसा एहसास होगा कि यहाँ से वो वाइब्रेट कर रही है, धक-धक कर रही है। ये धक-धक क्यों हो रहा है? ये धक-धक होता है रक्त की वजह से, यानी कि वहाँ से रक्त प्रवाह हो रहा है, रक्त बह रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, इसलिए वहाँ पर ये होता है। आपने कितने नाड़ी स्पंद गिने? प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंद दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंद पर सामान्यतः 72 से 80 स्पंद प्रति मिनट होते हैं, यानी कि 1 मिनट के अंदर 72 से 80 बार स्पंद होती है, यानी कि नाड़ी चलती है या नब्ज चलती है। अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंद को अनुभव कर सकते हैं। अपनी और अपने सहपाठियों की प्रति मिनट नाड़ी स्पंद दर ज्ञात कीजिए। वे रक्तवाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है, शिराएं कहलाती है। शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती है। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। फुसफुस, धमन, ये चित्र देखेंगे आप, ये कोशिकाएं हैं, ये रक्त को फेफड़ों तक पहुंचा रही है, धमनियां, शिराएं, और फुसफुस शिरा फुसफुस के द्वारा ये इसमें पहुंचती है।
चित्र 11.3 देखिए, क्या आपको धमनियाँ अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती है। ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती है, जो रक्त को हृदय में ले जाती है। रक्त का उपलब्धता के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानि रहित व दर्द रहित होता है, जो कई अनमोल जानें बचा सकता है। रक्तदान अस्पतालों में सरकार द्वारा अधिकृत जगहों पर किया जाना चाहिए। दान किया गया रक्त ब्लड बैंक में विशेष देखभाल से रखा जाता है। पहले ने समझाया कि फुसफुस धमनी हृदय से रक्त को ले जाती है, इसलिए इसे शिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है, तो फुसफुस शिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय से ले जाती है। अब अपन पढ़ेंगे हृदय। तो बच्चों नोट करें, पहला प्रश्न आपको करना है, स्पंद दर किसे कहते हैं। नोट करेंगे, स्पंद दर किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न आपको करना है, प्लेटलेट्स किसे कहते हैं। धमनियां और शिरा किसे कहते हैं। और अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, हीमोग्लोबिन क्या है। ये उक्त प्रश्नों को आपको करके लाना है। और आज अपन इतना ही रखेंगे। कल हम फिर नए इस अध्याय में आगे हृदय की संरचना और हृदय के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय, गुड बाय, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।